दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा आचार्य जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं, पूरी दुनिया जो है विश्व युद्ध के मुहाने पर है जी। और अभी रूस और यूक्रेन के बीच भी अभी तो जंग थमी नहीं है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच एटॉमिक जंग के हालात बन गए हैं। और आप तो युद्ध को लेकर शुरू से ही भविष्यवाणी करते रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध के हालात पहले ही बन चुके हैं और युद्ध होकर रहेगा। और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, ये बिल्कुल वो युद्ध ही चल रहा है जिस तरह की बात है। अच्छा, इस पूरे सीनेरियो में दो तीन बात हो रही हैं। एक तो क्या है कि ईरान और इजराइल को लेकर दुनिया का पूरा अटेंशन वहाँ लगा हुआ है। हालत यह है कि ईरान को इजराइल ने इतना ठोका कि वो बहुत कमज़ोर स्थिति में है अभी, लेकिन इजराइल भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और इन सब के बीच अमेरिका जो अपने सरपंच की भूमिका में पूरी दुनिया में रहता है, वो अभी भी वहाँ बना हुआ है। अब दो तीन बात हो रही है। एक तो क्या वहाँ के जो अयातुल्ला खुमैनी जो हैं ईरान के, क्या उनका खात्मा होगा इस युद्ध के बहाने, क्योंकि हालात ऐसे ही बन रहे हैं। इजराइल की क्या स्थिति होगी, और इन सब की भी जो अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि खुल के इजराइल के समर्थन में आया, और वो कह रहा है कि अब हम ईरान को रोकेंगे और उसको परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अभी G7 समिट हुई, वो आधी छोड़ के चले आए अमेरिकी राष्ट्रपति, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला हूँ। मतलब कल क्या होगा उसका कोई भरोसा नहीं। एक बात लेकिन आचार्य जी इसमें ये ज़रूर है कि ट्रंप पर भी भरोसा नहीं है। सही बात। मतलब वो बार बार अपनी चौधराहट, अपनी सरपंची बताने की कोशिश ज़रूर करते हैं, और बहुत कुछ डिपेंड उनके रुख पर करेगा इस युद्ध का, ईरान और इजराइल के बीच जंग का। वो खुल के समर्थन भी इजराइल का नहीं कर रहे हैं, ईरान को भी धमकाना चाहते हैं। तो एक तो आप हमें ये बताना कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है। दूसरा, इस बात पर ज़रूर बताइए कि खोमेनी का अब क्या होगा, ईरान की किस स्थिति में ईरान पहुँचेगा, इस पूरे विश्व युद्ध के हालात क्या होंगे, और भारत की इसमें क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली, और भूमिका क्या होगी, और स्थिति क्या होगी। तो इसी पर आज पूरा वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो सीधे चलेंगे आचार्य जी के पास। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो ईरान और इजराइल के बीच जो जंग के हालात बने हुए हैं, अब ये कहाँ तक जाएंगे? ये देखो, पहले तो स्थिति अभी जो विश्व कुंडली बता रही है उसमें जो आतंकी देश हैं, आतंक के समर्थित जो देश हैं, अब इन सबका खात्मा होना निश्चित है। और आतंक के जो आपका जिस देश में बैठे हुए हैं, इनका भी अब हटना निश्चित है। तो इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि अभी जो ईरान में शांति की उम्मीदें लगाना है, तो जब तक खुमैनी वहाँ पर है तब तक वहाँ पर शांति नहीं आएगी, और ये शांति उनके जाने के बाद ही आएगी। या तो वो परमानेंट जाएं और या उनका तख्ता पलट इसमें हो जाए। तो ये स्थिति तो यहाँ पर बनी हुई है। और इजराइल तो करो या मरो की स्थिति में, वो तो एक छोटा सा हिंदुस्तान है, हिंदुओं का एक ही देश है। तो जब भी कभी झगड़ा होता है तो हिंदुस्तान को तो फ्री फाइट करनी पड़ती है, तो वही फ्री फाइट कर रहा है इजराइल भी। तो इजराइल के जो योग यहाँ पर बने हुए हैं वो ये स्थिति बताते हैं कि इजराइल ईरान की आखिरी में बहुत बुरी दुर्गति कर देगा, और आने वाले समय में ईरान के लिए इजराइल बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। ये इसके ग्रह योग बताते हैं। तो अभी इजराइल और ईरान की यदि बात करें तो इजराइल की स्थिति इसमें बहुत मजबूत रहेगी। कारण है क्योंकि जब तक खोमेनी का शासन नहीं हटेगा तब तक ईरान में शांति नहीं आएगी और ईरान की स्थिति में भी सुधार नहीं होगा। अच्छा, लेकिन आचार्य जी, जो बात चल रही है इसमें, परमाणु ठिकाने टारगेट पे हैं, तो क्या ये परमाणु हथियार जो बनाने की तैयारी कर रहा है ईरान, क्या ये बना पाएगा इस दौरान, इस बीच? क्योंकि उसकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। हालांकि इजराइल ने उसके परमाणु ठिकाने पर हमले किए और बहुत हद तक चोट पहुंचाई है, और कहा यह भी जा रहा है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 3-4 साल पीछे धकेल दिया है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी ईरान के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं? तो ईरान के साथ स्थिति अभी इसके तृतीय विश्व युद्ध के लोगों को सिनेरियो समझना पड़ेगा। अभी लोग सोच रहे हैं भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, अजरबैजान आर्मेनिया का जो झगड़ा हुआ और रूस का यूक्रेन का झगड़ा हुआ, ये लोग समझ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर छोटी छोटी लड़ाई नहीं है। रूस अपनी
अस्मिता को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। यदि रूस यूक्रेन पे नहीं धावा बोलता तो नेटो देश लगातार रूस पर कब्जा करने की पोजीशन पर आ रहे थे। तो उसने वहाँ अपनी इज्जत को बचाने के लिए थोड़ा सा यूक्रेन पर अटैक किया, लेकिन वो एक विश्व युद्ध के उसमें नाटो वर्सेस रूस में कन्वर्ट हो गया। वो अभी चल रहा है। दूसरी स्थिति है कि उत्तर पूर्वी देश जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये गुलाम हैं चीन की। चीन जैसे चाहता है इन मुस्लिम कंट्रीज़ को वो घुमाता है और उनसे ही वो उलझाने के काम नाम करता रहता है। और ईरान को टेक्नोलॉजी कहीं से भी पहुँचे चीन के माध्यम से, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ के पास किसी के पास भी परमाणु बम की टेक्नोलॉजी नहीं है। और मैं पहले से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास तो परमाणु बम खुद का नहीं है। अब वो तो प्रूव भी हो गया कि जो परमाणु बम रखा था वो अमेरिका का है, पाकिस्तान का नहीं है। उसके पास टेक्नोलॉजी होती तो वो भेज देता। अब स्थिति बनती है कि चीन इनको गुलामों को लड़वा रहा है जो दूसरे देश हैं उनसे। चीन को जिससे खतरा है इन गुलामों को एक आध को खड़ा करता है, लड़वा देता है, ताकि सामने वाले की पावर कमज़ोर हो। जैसे भारत और पाकिस्तान, ये आतंकवादियों को सपोर्ट पाकिस्तान नहीं करता है, आतंकवादियों को जो सपोर्ट करता है वो चीन करता है। भारत में आतंक फैलाया, पहलगाम उसने हमला करवाया, और जब भारत ने उसकी पिटाई लगाई तो भारत के तो चूंकि रणनीतिकार मोदी और बाकी के जो लोग थे बड़े समझदार थे कि इनने अपना एक ऑपरेशन किया और शांत बैठ गए। नहीं तो चीन की प्लानिंग थी कि ये भी सालों तक चले, मुस्लिम कंट्री सब इकट्ठे हो जाए, भारत इसमें फंस जाए, वो भारत आर्थिक रूप से टूट जाए, तो फिर मैं भारत पर हमला करूँ। वो CR की तरह काम करता है। तो ऐसे ही इन मुस्लिम देशों में ईरान को भी वो उकसा रहा है और वहाँ पर परमाणु शक्ति बनाकर अमेरिका के लिए वो खतरा पैदा कर रहा है। जैसे उत्तर कोरिया उसने एक अमेरिका के पास में पैदा कर दिया, ऐसा दूसरा वो ईरान पैदा करना चाहता है ताकि अमेरिका पे अटैक कर सके। छद्म युद्ध है, तो अमेरिका भी डायरेक्ट फाइट है, इसलिए वो अमेरिका चीन से लड़ने की कंडीशन में रहता है। ताइवान के मामले पर वो धमकी चीन को इसलिए देता रहता है। और यही कारण है कि ये जो विवाद चल रहा है, ये विवाद मुस्लिम वर्सेस अंग्रेज, इनका एक विवाद है। दूसरा, दो ग्रुप इसमें बन गए हैं, एक है अमेरिका, दूसरा बना हुआ है चीन, और तीसरा फ्रंट है रूस का। तो रूस को तो इन्होंने नाटो ने उलझा दिया कि वो तो एक अपने अलग कहानी उसकी शुरू हो गई, तो वो इनके बीच में नहीं आ पा रहा है। अब दिक्कत आती है अमेरिका के लिए कि अब वो चीन को कैसे उलझाए, और चीन चाह रहा है कि अमेरिका की स्थिति कैसे बिगड़े। तो इसलिए वो अमेरिका को निपटाने के लिए उसने ताइवान ईरान को सपोर्ट करना शुरू किया, और टर्की वर्की को, वहाँ की मुस्लिम कंट्रीज़ को वो धीरे धीरे मोटिवेट कर रहा है इकट्ठे होने के लिए। तो ये जो सिनेरियो इस तरीके से चला रहा है, और लड़ाई का अमेरिका से कारण एकमात्र आएगा कि यदि आप इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर यदि आप हमला करेंगे तो स्थिति इसमें नेगेटिव होगी, क्योंकि विश्व कुंडली के जो ग्रह योग हैं, नॉर्थ ईस्ट में सभी ग्रह बैठे हुए हैं। शुक्र, बुध, शनि, राहु, सूर्य, गुरु, ये सब नॉर्थ ईस्ट के ही में बैठे हुए ग्रह हैं। तो मिडिल ईस्ट का जो झगड़ा है वो मुस्लिम वर्सेस अमेरिका हो जाएगा, मुस्लिम वर्सेस इजराइल हो जाएगा, और ये इस तरीके से अपने झगड़े करते रहेंगे। और अमेरिका जैसे कमज़ोर होने की स्थिति में आएगा, फिर चीन ताइवान पे हमला करेगा और ताइवान को कब्जाने की वो कोशिश करेगा। ऐसा उसका प्लान है इन कुंडलियों के अनुसार, और वो यही करेगा जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पहले वो अमेरिका को कमज़ोर करेगा कैसे भी मिडिल ईस्ट के देशों से लड़ाकर। पर ये मतलब ये कब तक चलता रहेगा ऐसा? ये पूरा युद्ध तो 2032 में जाके समाप्त होगा। अच्छा, हाँ, और अभी तो इसका मूल रूप तो सामने 2027-28 में आएगा, जबकि पूरे देश बढ़ के स्थिति में आएंगे। और अभी ये छद्म युद्ध लगातार चलते रहेंगे और ऐसी स्थिति बनती रहेगी। अच्छा, और अभी जो वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है कि जिस तरीके से G7 की बैठक छोड़ के ट्रंप गए, और वो तो ये तक कह रहे हैं कि हमें ये भी पता कि खोमेनी कहाँ छुपा हुआ है, और पूरा आसमान जो ईरान का वो हमारे कब्जे में, हमारे कंट्रोल में। तो क्या वास्तव में ईरान को निपटाने की तैयारी है? ये देखो, अमेरिका में बड़ी कूटनीति चलती है। अमेरिका किसी भी देश को नष्ट नहीं करता, वहाँ अपना शासन बैठा देता है। ये अमेरिका की एक प्लानिंग है। और चीन की नीति है, चीन पैसे दे के सामने वाला देश तरक्की ना कर पाए, वो उसके यहाँ अपने प्रोडक्ट खपते रहें, वो उसके लिए वहाँ के नेताओं को खरीदता है। ये नेता अपना बैठाता है, चीन उन नेताओं को खरीदता है। ये दोनों देशों की अलग अलग प्लानिंग है। भारत के विपक्ष को, जैसे पिछले आपने चुनाव में देखा, पूरी फंडिंग चीन की तरफ से आई, तो वो इसलिए आई कि यहाँ के नेताओं को खरीदा जा सके और अपना बनाया जा सके। सेम मिडिल ईस्ट में तो उसने अपने गुलाम बनाए हुए हैं। और अब यहाँ जो ईरान वाला मामला आता है, यह खुमैनी को हटाकर कोई व्यक्ति अपना वो बैठा देगा अमेरिका, और उसके बाद ये युद्ध की शांति हो जाएगी।
अच्छा, तो इस तो ये तरीके वैसा कब की- तक संभावना नजर ये आती है? बहुत जल्दी, इसमें लंबा टाइम नहीं है। अच्छा। जून जुलाई नहीं आएगा अभी, बहुत 2-4-8 दिन में ही काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ होने हैं। और उसमें ईरान इतना नष्ट हो जाएगा कि जो दूसरा व्यक्ति आएगा वो सामान्य तरीके से शासन अपना चला जी। सकेगा अमेरिका के रहमो करम पर। अच्छा, ये स्थिति बनी। मतलब एक तरह से अमेरिका का वहाँ प्रभुत्व कायम होगा वहाँ। जी। अच्छा आचार्य जी, ये बिल्कुल एक अलग युद्ध तो खैर दुनिया का पे चल ही रहा है, एक युद्ध एक अलग तरीके का चल रहा है। हाँ। और वो युद्ध क्या है, वो हिंदुस्तान में चल रहा है और हमेशा चलता रहता है। और वो युद्ध जैसे भारत पाक के बीच संघर्ष विराम हो गया, अब वो चिल्ला रहे हैं विपक्ष के लोग, क्यों अमेरिका की वजह से संघर्ष विराम करना पड़ा भारत को, और अपना क्लेरिफिकेशन दे। फिर अभी ये हलचल मची हुई है मिडिल ईस्ट में, झगड़ा वहाँ मचा हुआ है, और ये यहाँ लोग पीछे पड़े हुए हैं कि साहब वो तो अब विदेश नीति फेल हो गई मोदी की। और एक चीज़ और है, अभी G7 का जब बड़ा रोचक किस्सा हुआ था, G7 का आमंत्रण भारत को नहीं मिला था, तो यहाँ विपक्ष को लोग चिल्ला रहे थे पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अरे आपकी फैले आपकी नीति, और आपको कोई नहीं बुला रहा, G7 में आपको आमंत्रण दे दिया। और मालूम पड़ा कि कनाडा ने स्पेशल बुला लिया, तो इनके मुंह बंद हो गए। लेकिन ये मुंह हमेशा बंद नहीं हो रहा, परमानेंट बंद नहीं हो रहा है, ये कुछ ना कुछ मतलब युद्ध वहाँ चल रहा है, लेकिन ये यहाँ युद्ध सुलगाए हुए हैं कि मोदी की नीति जो है वो विदेश नीति फेल हो गई। देखो, मोदी को तो हिंदुस्तान के विपक्ष तो क्या, पूरी दुनिया मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मोदी एक्चुअली वो मनुष्य रूप में आपको दिखाई देता है। जब आध्यात्मिक पावरों से बात करोगे तो मोदी के बारे में समझाएंगे कि मोदी क्या है। और हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में आध्यात्मिक पावर ही काम करती है, चाहे ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, चाहे जिनपिंग हो, चाहे जेलेस्की हो, ये भले ही कुछ भी रहे हों, लेकिन इनकी आध्यात्मिक कहीं ना कहीं एक स्वरूप है। और अभी जो समय चल रहा है, ये समय है जब प्रकृति ने अपने परिवर्तन शुरू कर दिए हैं, और उस चक्र में ये सब पगलाए हुए हैं। किसी मोदी के अलावा पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कूल माइंड से कोई बात करता हो, जिसका कोई माइंड सेट हो कि मुझे दुनिया में करना क्या है। मोदी का माइंड सेट था ऑपरेशन सिंदूर, तो उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ आतंकवादियों के अलावा। अब विपक्ष को लग रहा पीओके क्यों नहीं लिया, वो उसके लिए वो गए ही नहीं, क्यों ले? बिल्कुल। और तुम में इतनी दम थी तो नहीं, युद्ध भी नहीं था तो युद्ध विराम की बात कहाँ से? युद्ध विराम की बात कहाँ से आई? उसका एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन करके वापस आ गया। जी जी। अभी तुम में दम होती तो मुंबई का हुआ, इतना बड़ा हमला हुआ, हजारों लोग उसमें मारे गए, सैनिकों के सिर काट ले गए, उस समय कर लेते। खुद में दम नहीं। उसके पहले तो कई स्थिति ऐसी है जब आराम से आप पाकिस्तान पीओके को ले सकते थे 1971 में, और पूरी दुनिया का समर्थन था उस समय। जी जी। तब तो आपने किया नहीं। अब जब एक व्यक्ति अपनी कूटनीति में दुनिया में डंका पीट रहा है, तो वो तो ये हाथी निकल रहा है, कुत्ते भौंकने वाली बात है। तो इसलिए इनका कोई मतलब रहेगा नहीं, ये लाख चिल्लाते रहें, वो जाकर आके साइयाँ मार सके ना कोई। और आप क्या, जिस घर में जिस परिवार को वो नष्ट करना होता है, उस परिवार के कुटुंब के जो बच्चे आते हैं उनको मानसिक विकलांगता आ जाती है और वो परिवार नष्ट हो जाता है। तो सेम विपक्ष के जितने नेता मानसिक विकलांग हैं तो नष्ट हो ही रहे हैं। एक छदम अभियान चलाए हुए। छदम अभियान। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन हो ले लेता हूँ मैं इसमें, और वो क्वेश्चन ये है कि आप देखिए ट्रंप को लेके खास तौर पे वो जबरन घुस रहे हैं हर जगह। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस दुनिया का महाराजा हूँ। हर जगह उन्होंने कहा मैं यहाँ युद्ध विराम करा रहा हूँ, मैं जीत गया तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम करा दूंगा। वहाँ भी उनके बीच युद्ध विराम नहीं हुआ, बल्कि वो जेलेंस्की ने उनको ऐसा फटकारा कि ट्रंप की राष्ट्रपति धरी रह गई। अभी फिर यहाँ बीच में कूदे तो यहाँ उनको कोई नहीं सुन रहा। भारत पाकिस्तान की भी संघर्ष की स्थिति में जबरन श्रेय लेने की कोशिश की और 10 बार बयान बदल चुके कि मैंने ऐसा कहा नहीं। तो ट्रंप की स्थिति क्या होगी? क्या ये भी इनकी एक जो इमेज बनती जा रही है पूरी दुनिया में, जिसको बोलते हैं ना विदूषक की एक इनकी इमेज बनती जा रही है। ये देखो, मैंने अभी बताया ना, जिस घर को नष्ट होना हो तो वहाँ ऐसे दिवालिये मानसिकता वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं, या उनका मानसिक रूप से वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आते हैं। तो अब अमेरिका की दादागिरी समाप्त होने वाली है, इसलिए वहाँ ऐसे नेता है और वो बहुत अच्छी अपनी योजना को दुनिया को नहीं दे पाएंगे और आने वाले समय में नष्ट होंगे। और यही कारण चीन का भी, शी जिनपिंग अब भागते फिर रहे हैं, आर्थिक स्थिति टूट चुकी है, लोग वहाँ नौकरी करने को तैयार नहीं है, सेना में कोई भर्ती होने को तैयार नहीं है। वो तो हर व्यक्ति को वो ट्रेनिंग दी जाती है, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ 60 लाख सैनिक हैं, जबकि इतने उनके सैनिक नहीं है। सैनिक होते तो ये फिर जो अभी उनने रॉबर्ट जो सेना बनाई, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ लोग रिजाइन कर करके भाग रहे हैं। डेक्लान के बाद वहाँ के आसपास के जितने सैनिक थे छोटे छोटे, सबने रिजाइन पटक दिए वहाँ पर। बड़ी बुरी पोजीशन है कि चाइना ने बोल रखा घर में रहो लेकिन साथ देते रहना, तो ये स्थिति उसकी बनी हुई है।
योद्धा के रूप में लड़ रहा है तो रूस लड़ रहा है, लगातार इतने नाटो देशों से लगातार उसका संपर्क बढ़ रहा है। योद्धा के रूप में लड़ रहा है तो इजराइल लड़ रहा है, क्योंकि अभी ईरान के पास भी अकेले ईरान के हथियार नहीं है, टर्की के भी हैं या चीन के भी दिए हुए हैं, और कंट्रीज जो ईरान समर्थक है सब उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ के जो एक इंटेलिजेंस होती है वो भी उसके लिए मोसाद के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, जी जी, वो भी फिर इसमें ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा इजराइल भी बड़े जीवटता के साथ युद्ध लड़ रहा है, और भारत ने भी बड़ी जीवटता के साथ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो जीवट जो देश है वो तो सिर्फ 4 ही देश आएंगे, वो एक तो इंडिया है, दूसरा धमाकेदार इजराइल है, तीसरा एकदम जर्मनी तैयार होगा, और चौथे की जो तैयारी होगी वो फिर आएगा जापान का, कि जब ये 4 अपनी जीवटता के साथ लड़ेंगे तब इस विश्व युद्ध का समापन होगा, और चारों पांचों की ही जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसी में विश्व युद्ध अब विजयी होंगे जी। तो वो स्थिति अब इसमें बन रही है। और अमेरिका और चाइना ये तो ये गिदड़ हबकी वाले देश, ये गिदड़ हबकी, ये नष्ट होने वाले देश हैं। अब इनका समापन हो चुका है जी। अमेरिका अपने आप में नष्ट हो जाएगा, चाइना के फिर 5 टुकड़े होंगे, उसका विभाजन हो जाएगा, वो स्थिति बड़ी क्लियर दिखाई देती है। तो आने वाला समय बहुत लंबा इनका भविष्य अब नहीं है जी। तो आचार्य जी, आपने बातें बड़ी इंटरेस्टिंग, पूरे मामले को आपने इंटरेस्टिंग नोट पर समाप्त किया और पूरी दुनिया का एक सीन आपने खींचा। वास्तव में ये जो जबरन सरपंची बताने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे चीन हो, ये भी एक्सपोज हुए जी। और भारत पाकिस्तान में थोड़ा बहुत जो हुआ संघर्ष, उसमें इन्हीं के हथियार एक्सपोज हुए, यही पूरे एक्सपोज है जी। तो कुल मिला के आप बहुत सत्य के करीब हैं, और आने वाले समय में यही नज़र आ रहा है कि जो जीवटता वाले जो देश हैं उनका दबदबा रहेगा, और अमेरिका और चाइना जैसे लोग भले ही कितने ही जिसको गर्जना कर लें, लेकिन ये इनके बारे में भी लोग सबको समझ चुके हैं। तो आचार्य जी, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो फिलहाल इतना ही, आगे और कभी भी पूरे दुनिया की एक युद्ध के लोग फिर एक नया एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस चर्चा को भी यहीं विराम देते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।